नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम लोग प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की डिलीवरी अभी लगभग कंप्लीट होने वाली है, जिसके बाद इसकी एक फॉलो ऑन टेंडर के तौर पर प्रोजेक्ट 75I को फ्लोट किया गया था, जिसमें हम एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें AIP सिस्टम मौजूद होगा। अब इस टेंडर में पहले 5 से 6 कंटेंडर पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जब नेवी की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया कि नेवी सिर्फ उन्हीं सबमरीन्स को प्रेफरेंस देने वाली है जिनके पास वर्किंग AIP सिस्टम मौजूद होगा, तो इसमें सिर्फ 2 ही कंटेंडर बचे हुए थे, जिसमें से एक तो जर्मनी था और एक साउथ कोरिया था, क्योंकि इन दोनों के पास ये अभी ऑपरेशनल AIP सिस्टम मौजूद है। जिस वजह से ये डाउट किया जा रहा था कि इस टेंडर में अभी अगर मेन कंपटीशन होने वाली है तो वो जर्मनी और साउथ कोरिया के बीच ही होने वाली है। अब इसमें फ्रांस और रशिया जैसे देशों की तरफ से भी पार्टिसिपेट किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी अंडर डेवलपमेंट AIP सिस्टम को भारत को ऑफर कर रहे थे, जो कि भारत खरीदना नहीं चाहता था। अभी फाइनली रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि वो इस टेंडर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि रशिया इसमें भारत को अपनी एडवांस किलो क्लास की सबमरीन्स को ऑफर कर रहा था, और इसके अलावा वो अपनी आर्मर 1650 क्लास की सबमरीन्स को भी भारत को ऑफर कर रहे थे। लेकिन अभी टेक्निकल पैरामीटर को मीट ना कर पाने की वजह से रशिया इस टेंडर से बाहर जा रहा है। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से भी इस टेंडर से बाहर जाने का फैसला किया गया था, और वो इसके लिए इंडियन नेवी की तरफ से रखे गए टेक्निकल बिड्स को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि वो अभी इंडियन नेवी की तरफ से रखे जा रहे या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रखे जा रहे कंडीशन में सहमत नहीं थे। तो अभी हमारे पास एक ही वेंडर बचा हुआ है जिसके पास एक्टिव AIP सिस्टम मौजूद है, और वो साउथ कोरिया है। लेकिन सिंगल वेंडर सिचुएशन होना एक नेगेटिव पॉइंट है, और अभी इस टेंडर को लेके एक तरीके से काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि आगे चल के इसका क्या होने वाला है, क्योंकि जिन 2 कंट्रीज के पास एक्टिव AIP सिस्टम मौजूद था उनमें से एक तो टेंडर से बाहर हो चुका है, और नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक बाकी सभी बाहर होने वाले हैं। तो आगे चल के नेवी अपने रिक्वायरमेंट में बदलाव करने वाला या फिर एक और रिवाइज टेंडर को फ्लोट करने का प्लान किया जा रहा है, ये आगे चल के ही पता लगने वाली है। अगला अपडेट SU-30 एयरक्राफ्ट्स को लेके। अब रशिया के बाद भारत अकेला ऐसा देश है जो कि पूरे दुनिया भर में SU-30 SM प्लेटफॉर्म को इतनी बड़ी मात्रा में ऑपरेट करता है, और कुल मिलाकर अभी तक भारत की तरफ से 284 SU-30 MKI के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से 12 पिछले साल ही ऑर्डर किया गया था, और अभी इनमें से 240 सुखोई जो है फुली ऑपरेशनल कंडीशन में है, जिनको भारत अभी 2040 के बाद भी ऑपरेट करने की कोशिश करने वाला है। अब इनिशियली SU-30 MKI को जब भारत ने अपनी सर्विस में शामिल किया था तो तब ये सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियरिटी फाइटर में से एक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनके एवियोनिक्स सिस्टम और रडार सिस्टम मॉडर्न थ्रेट को काउंटर नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से भारत की तरफ से इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, और इनको 2022 से सुखोई से सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। अब इसके लिए फिलहाल के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद थे। पहले तो भारत इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल कर सकता है, और इंडिजिनस एवियोनिक्स के साथ इसे मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि अभी HAL, AD और DRDO की तरफ से सभी तरीके की मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम को डेवलप कर लिया गया, जिसको आगे चल के हम तेजस MK2 में इस्तेमाल करने वाले या फिर MCA में इस्तेमाल करने वाले। तो उन्हीं सिस्टम को आगे चल के सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में भी अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी HAL के पास अपनी इंजन मौजूद नहीं है, जबकि रशिया की तरफ से अभी जो अपग्रेड पैकेज को ऑफर किया जा रहा है उसमें रशिया की तरफ से अपनी AL-41F इंजन को ऑफर किया जा रहा है, जो कि SU-35 का इंजन है, और इसमें SU-30 MKI को एडिशनल 16% के आसपास थ्रस्ट भी मिलने वाला है, जो कि इनकी परफॉर्मेंस को काफी बेहतर कर सकता है, और साथ ही इसको ज्यादा वेपन को कैरी करने में मदद कर सकता है। साथ ही वो अपनी RVC रडार को भी ऑफर कर रहा है, जो कि एक हाइब्रिड PSR रडार है। अभी भारत के पास 2 ऑप्शन मौजूद है, जिनमें से भारत कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है, और भारत के अलावा अभी मलेशिया की तरफ से भी अपनी SU-30 फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसमें वो सेम SU-30 SM2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सुपर सुखोई स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। अब धीरे धीरे भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होने लगा है, और अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के रास्ते पर हैं। अभी पीटीआई की तरफ से इश्यू किए गए एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक VHAL की तरफ से अभी तेजस MK1A फ्लीट के लिए कॉम्पैक्ट
हीट एक्सचेंजर को सप्लाई करने का ऑर्डर हासिल किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक VHEL की तरफ से अभी तेजस MK1A के लिए एक कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर को डेवलप, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और सप्लाई किया जाएगा। VHEL की बात करें तो ये पहले से ही तेजस के लिए हीट एक्सचेंजर्स को सप्लाई कर रहा है और VHEL की हैवी प्लेट एंड वेसल प्लांट की तरफ से अभी तेजस के लिए हीट एक्सचेंजर को सप्लाई किया जा रहा है। तो आगे चल के भी तेजस MK1A के लिए VHEL को इन सिस्टम को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। लेकिन ये सिस्टम तेजस MK1 में इस्तेमाल होने वाले हीट एक्सचेंजर्स के मुकाबले थोड़े अलग होने वाले हैं। पहले भी VHEL की हैवी प्लेट और वेसल प्लांट की तरफ से और AD की तरफ से जॉइंटली तेजस MK1A के लिए 13 अलग अलग टाइप की हीट एक्सचेंजर्स को और सेकेंडरी पावर सिस्टम को डेवलप किया गया था। अभी DRDO के साथ मिलकर VHEL की तरफ से एक एयर साइकिल मशीन बेस्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जा सकता है और आगे चल के सुखोई में, एमका में और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए भी ऐसे ही सिस्टम को VHEL की तरफ से सप्लाई किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सब जानते होंगे कि इंडियन आर्मी की एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसूद की तरफ से एक इंडिजिनस मशीन पिस्टल को डेवलप किया गया था, जिसको अस्मी के नाम से जाना जाता है और बस 4 महीने के अंदर इसको डेवलप कर लिया गया था। अभी बताया जा रहा है कि इसकी कुछ प्रोटोटाइप को भी डेवलप कर लिया गया था, जिनकी यूजर ट्रायल को भी आर्मी की तरफ से शुरू किया जा रहा है। अब देखा जाए तो एक कॉम्पैक्ट कार्बाइन या सबमशीन गन के लिए भारत कब से तलाश कर रहा था, जिनको हमारे स्टर्लिंग कार्बाइन्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और पिछले 15 सालों से इनको रिप्लेस करने के लिए भारत एक सुइटेबल ऑप्शन की तलाश कर रहा था। लेकिन फाइनली अभी आर्मी की तरफ से इसका एक इंडिजिनस सोल्यूशन को तलाश कर लिया गया है। इसकी वजन की बात करें तो ये मैगजीन के बिना लगभग 1.5 kg के आसपास है, जो कि काफी कॉम्पैक्ट होने वाली है। नॉर्मली इनको SPG या VVIP प्रोटेक्शन में डिप्लॉय किए गए कमांडो यूनिट इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये हल्का होने के साथ साथ साइज में काफी छोटा होने वाला है, जिस वजह से इसको आसानी से छुपाया जा सकता है और साथ ही ये 1 मिनट के अंदर 600 राउंड को भी फायर कर सकता है, जो कि इससे बेहतरीन फायर पावर को भी देने वाला है। हालांकि इसकी इफेक्टिव रेंज बस 100 मीटर ही होने वाली है, लेकिन हम एक मशीन पिस्टल से कभी राइफल की परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अभी तक इसके जितने भी ट्रायल कंडक्ट किए गए थे वो सभी के सभी सफल पाए गए थे और अभी आर्मी की तरफ से इसकी मास प्रोडक्शन करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए एक पार्टनर की तलाश किया जा रहा है। अब डाटा के मुताबिक इनकी मास प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसकी कॉस्ट लगभग 40 से 50 हजार के बीच ही होने वाली, जो कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे इंपोर्टेड स्टर्लिंग MP5 सबमशीन गन की कॉस्ट के मुकाबले लगभग 1/3 होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।